नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी यदुवीर सोलंकी फिर से आपके सामने इस YouTube चैनल पर उपस्थित हूँ। मित्रों, मेरे द्वारा आपको राजस्थान जीके के तहत राजस्थान के इतिहास व कला संस्कृति के टॉपिक पढ़ाए जा रहे थे। इसी क्रम में मैंने कुछ टॉपिक पहले भी अपलोड किए इस YouTube चैनल पर। मित्रों, इसी क्रम में मेरे द्वारा एक प्रमुख टॉपिक प्रारंभ किया गया था राजस्थान का इतिहास सब्जेक्ट के तहत, जिस टॉपिक का नाम था राजस्थान के प्रमुख राजवंश। मित्रों, राजस्थान के प्रमुख राजवंश के तहत मैं आपको मेवाड़ रियासत पर शासन करने वाले राजवंश गुहिल व सिसोदिया राजवंश से अवगत करा रहा था। मित्रों, इसी क्रम में मैंने गुहिल शासकों का उल्लेख किया, जिसमें मैंने गुहिल शासक रतन सिंह, जो गुहिल वंश का अंतिम प्रतापी शासक था, उसके बारे में विस्तृत जानकारी शेयर की। मित्रों, इसी क्रम में मैंने इसी मेवाड़ रियासत पर शासन करने वाले राजवंश सिसोदिया का भी उल्लेख किया। सिसोदिया राजवंश में भी मैंने कुछ शासकों से अवगत कराया आप लोगों को। उसी क्रम में मैं आपको विगत वीडियो में मैंने आपको राणा कुंभा, जो सिसोदिया वंश का एक प्रतापी शासक हुआ, जिसे कलम कला व कटार की त्रिवेणी कहा गया, उस राणा कुंभा के बारे में जानकारी शेयर की थी। मित्रों, राणा कुंभा के बाद जो घटनाक्रम घटित होगा उसको आज पढ़ते हैं हम आपके सामने। देखिए, सिसोदिया वंश शासक राणा कुंभा, जिसकी उपलब्धियों के बारे में मैंने बताया, इसके संदर्भ में बहुत सारी जानकारी विगत वीडियो में अपलोड कर दी गई है। मित्रों, नेक्स्ट देखें तो इस राणा कुंभा की जो हत्या की थी वो इसके पुत्र उदाने की, इसके पुत्र ज्येष्ठ पुत्र उदाने की थी, जैसा कि मैं विगत वीडियो में भी उल्लेख कर चुका हूं। और उदा को क्या कहा गया था? पितृहंता। उदा को क्या कहा गया? पितृहंता। मित्रों, इस उदा ने अल्प समय शासन भी किया था, लेकिन जब मेवाड़ के सामंत और परिवारजनों को यह पता चल गया कि उदा ने ही कुंभा की हत्या की है, तो उदा यहां से भाग गया और मांडू में आकाशीय बिजली गिरने के कारण उदा की मृत्यु हो गई 1473 में। मित्रों, तत्पश्चात शासक बना रायमल, और रायमल जिसका शासनकाल पड़ा जाता है 1473 से 1509। हम रायमल की बात करें तो रायमल के संदर्भ में कुछ विशेष जीके के पॉइंट नहीं मिलते हैं। इसका शासनकाल इतना प्रभावी नहीं था। रायमल की एक सामान्य जानकारी के तहत मैं बता दूं आपको, इस रायमल की 11 पत्नियां थीं, 13 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थीं रायमल की। रायमल के पुत्रों में ही विशेष रूप से इन 3 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें इसका सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था पृथ्वीराज, जिसका एक नाम और भी इतिहास में पढ़ा जाता है, उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार। एक पुत्र जयमल और एक पुत्र का उल्लेख मिलता है संग्राम सिंह फर्स्ट। संग्राम सिंह फर्स्ट या राणा सांगा। मित्रों, विशेष रूप से राणा सांगा बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी आप देखें कि रायमल जिसका ज्येष्ठ पुत्र था पृथ्वीराज, जयमल उसके बाद और संग्राम सिंह फर्स्ट। मित्रों, रायमल एक प्रभावी शासक नहीं था। यह अपने उचित समय पर अपना उचित उत्तराधिकारी भी घोषित नहीं कर सका। अतः ये जो उसके तीनों पुत्र थे जो योग्य थे, ये तीनों ही सपना संजोए हुए थे कि मैं शासक बनूंगा, मैं शासक बनूंगा, मैं शासक बनूंगा। तीनों ही सपना संजोए हुए थे। बताया जाता है इनका एक चाचा था सारंग देव, वो इन तीनों को लेकर के एक जोशी के पास गया और जोशी ने यह भविष्यवाणी कर दी कि प्रबल राजयोग किसका है? संग्राम सिंह फर्स्ट का। मित्रों, जब ये बात इनके सामने की गई तो ये दोनों भाई इसको मारने के लिए इस पर टूट पड़े, लेकिन उस समय किसी प्रकार से सारंग देव, जो इनका चाचा था, उसने बीच बचाव कर दिया। और सारंग देव ने कहा कि भाई देख, ये जो जोशी है ये जरा इतना अच्छा नहीं है,
इस समय जो भीमल गांव की पुजारिन है, जो एक जोशी है, वो जो कह देती है वो घटित होता है। और उसके बाद सारंग देव जो जिनका चाचा था, वो इन तीनों को लेकर के भीमल गांव की पुजारिन के पास जाता है जी। भीमल गांव की पुजारिन के पास जाता है, तीनों का हाथ देखती है वो, और वो भी यही भविष्यवाणी दोहरा देती है कि संग्राम सिंह फर्स्ट यानी राणा सांगा का ही प्रबल राजयोग है। अब इन दोनों भाइयों से रहा नहीं जाता और ये दोनों भाई इसको मारने के लिए इस पर टूट पड़ते हैं। यहां तक बताया जाता है कि यह पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार था, इसने तो तलवार की हूल से इसकी आंख फोड़ दी, संग्राम सिंह फर्स्ट की कानों कर दियो, और इसको मृत प्राय छोड़ करके वहां से चले आए। और उसके बाद संग्राम सिंह फर्स्ट जो था वो चला गया अजमेर चला गया, और अजमेर में करमचंद पवार के पास शरण ली। जो आपका क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि राणा सांगा ने अपने प्रारंभिक संकटकालीन समय में शरण कहां ली? तो अजमेर में। किसके पास? करमचंद पवार के पास। मित्रों, समय आगे बढ़ता है, नियति अपना खेल खेलती है। आने वाले समय में पृथ्वीराज भी मारा जाता है, जयमल भी मारा जाता है। जो रायमल था वो तो इसको भी मरा हुआ समझे बैठा था, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है और रायमल उदास था, उस समय करमचंद पवार इस रायमल को सूचना भिजवाता है कि भाई तेरा एक बेटा सांगा जिंदा है। जब इस बात का समाचार रायमल सुनता है तो बड़ा खुश होता है और इसे संग्राम सिंह फर्स्ट को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। और रायमल की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है? राणा सांगा। कौन बनता है? राणा सांगा। राणा सांगा जिसका शासनकाल पड़ा जाता है 1509 से 1528। आप इसी राणा सांगा के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं राणा सांगा के बारे में, आपका यही टॉपिक है। आपको बता दूं, राणा सांगा या संग्राम सिंह फर्स्ट शासनकाल 1509 से 1528। सांगा के संदर्भ में सामान्य सी जानकारी आप जानते हैं। पिता कौन? रायमल। माता रतन कंवर। संग्राम सिंह फर्स्ट या राणा सांगा की माता का नाम रतन कंवर। नेक्स्ट, राज्याभिषेक 1509। नेक्स्ट, पत्नी कर्मावती। एक पत्नी का उल्लेख और मिलता है, धनबाई। नेक्स्ट, बड़ा पुत्र अर्थात सांगा का बड़ा पुत्र भोजराज, जो मीरा का पति था। नेक्स्ट, राणा सांगा की मृत्यु वो हुई कालपी एमपी। अगर हम और भी वर्क करें तो कालपी में भी इरिच नाम से एक स्थान है, इरिच कालपी एमपी में। नेक्स्ट मित्रों, छतरी इसकी छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। नेक्स्ट बात करें तो राणा सांगा 80 घावों के लिए प्रसिद्ध था। 80 घावों के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध रहा? राणा सांगा। नेक्स्ट, गोपीनाथ शर्मा ने इसे बोले तो किसे? राणा सांगा को हिंदूपत कहा। अर्थात हिंदूपत किसे कहा गया और हिंदू सुल्तान किसे कहा गया? वो राणा कुंभा को। और हिंदूपत के नाम से कौन जाना गया? राणा सांगा। नेक्स्ट, कर्नल टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावेश व मानवों का
खंडहर कहा। मित्रों ये तो आप इस राणा सांगा जिस शासक के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा युद्ध प्रेमी शासक रहा है जी। भारतवर्ष के महान जो युद्ध प्रेमी शासक हुए उनमें इसकी गिनती की जाती है। इसके संदर्भ में मैंने बताया किन परिस्थितियों में यह शासक बना, और उसके बाद इसका सामान्य सा डाटा। राणा सांगा जिसके पिता का नाम रायमल, माता का नाम रतन कंवर, राज्य अभिषेक 1509 में हुआ, पत्नी कर्मावती और एक और उल्लेख मिलता है धनबाई, बड़ा पुत्र भोजराज। उसके बाद इसकी मृत्यु कालपी एमपी में हुई, इरिच कालपी एमपी। छत्री मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 80 घावों के लिए प्रसिद्ध रहा। गोपीनाथ शर्मा ने इसे हिंदू पद कहा, और कर्नल टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावशेष में मानवों का खंडहर कहा। मित्रों पढ़ते हैं हम राणा सांगा के बारे में, एक विस्तृत जानकारी शेयर करते हैं। देखो राणा सांगा के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि राणा सांगा का अब तक जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है उसके युद्धों का आता है जी। इसने अपने जीवन में युद्ध किए, युद्ध प्रेमी शासक था, और मेनली जो युद्ध किए उनमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध पढ़ा जाता है वो है खानवा का युद्ध। अर्थात अब तक हम देखें 99% इसका जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो युद्धों का आता है, और उन युद्धों में से भी जो 90% एग्जाम में आता है वो आता है खानवा युद्ध का, उससे संबंधित जानकारियों का। वैसे हम चर्चा सारे युद्धों पे करते हैं। राणा कुंभा के प्रमुख युद्ध, राणा सांगा के प्रमुख युद्ध, राणा सांगा के, ध्यान से सुनना, राणा सांगा के प्रमुख युद्ध। मित्रों इसमें एक नाम आता है खातौली का युद्ध, 15 से 17। गोपीनाथ शर्मा की किताब में ये तिथि 15 से 17 दे रखी है। इसमें एक तरफ राणा सांगा, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी। ये इब्राहिम लोदी कहां का शासक था? दिल्ली का। मित्रों एक युद्ध पढ़ा जाता है बाड़ी का युद्ध, 15 से 18। इसमें एक तरफ राणा सांगा, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी। मित्रों इस युद्ध में इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं आया था, इसके सेनापति आए थे मियां मक्खन और हुसैन खान। एक युद्ध पढ़ा जाता है गागरोन का युद्ध, 15 से 19। एक तरफ राणा सांगा, दूसरी तरफ महमूद खिलजी द्वितीय शासक था मालवा का। मित्रों नेक्स्ट इसका प्रमुख युद्ध है, एक तो बयाना का युद्ध और एक है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। मित्रों इन युद्धों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो युद्ध हैं ये युद्ध होंगे मुगल शासक बाबर के साथ। बाबर की भारत में एंट्री होगी और बाबर के साथ ये युद्ध होंगे। बड़े रोचक तरीके से आपको बताया जाएगा इनके बारे में, लेकिन उससे पहले हम इस पर चर्चा कर लें जी। देखो मैंने कहा कि इसका युद्ध का क्वेश्चन आता है, इसने अपने जीवन में बहुत युद्ध किए और सभी युद्धों में जीता भी, बस खानवा के युद्ध में ये पराजित हुआ। बात करते हैं इसका, इस युद्ध करने का कारण, इतने सारे युद्ध क्यों किए। मित्रों हम अगर आकलन करें तो मेवाड़ जो कि राणा सांगा के समय एक विस्तृत साम्राज्य था, इसकी जो सीमांत रियासतें थी जिनमें नाम आता है गुजरात, मालवा और दिल्ली, इन सीमांत रियासतों पर जो शासक थे वो मुस्लिम शासक थे।
अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो जब राणा सांगा शासक बना तो उस समय दिल्ली का शासक था सिकंदर लोधी। उस समय गुजरात का राजा था, शासक था महमूद बेगड़ा यानी फतेह खां, और उस समय मालवा का शासक था नसरुद्दीन। लेकिन इसका जो संघर्ष होता है वो उस बात पर वर्क करें तो देखो, संघर्ष में आप देखते हैं दिल्ली का शासक इब्राहिम लोधी और मालवा का शासक महमूद खिलजी द्वितीय। मित्रों, कारण यह था कि जो मेवाड़ रियासत थी, जिसका शासक एक हिंदू शासक था, जिसकी सीमांत रियासतों पर मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे, निश्चित रूप से एक हिंदू शासक के बढ़ते हुए प्रताप से वो चिंतित थे, बढ़ते हुए विस्तार से चिंतित थे। और इसी कारण इस राणा सांगा का और इन मुस्लिम शासकों से संघर्ष हुआ, जिसमें संघर्ष के रूप में पहला पढ़ा जाता है जी बड़ा संघर्ष, खातौली का युद्ध। खातौली जो तत्कालीन समय में बूंदी रियासत के अंतर्गत आता था और वर्तमान में कोटा में स्थित है। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ, जिसमें एक तरफ राणा सांगा और दूसरी तरफ दिल्ली का शासक इब्राहिम लोधी। मित्रों, इस स्थान खातौली नामक स्थान पर घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में राणा सांगा को विजय मिलती है। यह इब्राहिम लोधी अपनी जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ व एक पैर जख्मी हो जाता है। अर्थात खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517। गोपीनाथ शर्मा की किताब में ये तिथियां दे रखी हैं, मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिखाई है। 1517 खातौली के युद्ध में विजय किसको मिली? राणा सांगा को। खातौली के युद्ध में एक विशेष पॉइंट के रूप में जो बात पड़ी जाती है कि इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर जख्मी हो गया जी। उसके बाद बाड़ी का युद्ध, बाड़ी जो वर्तमान में धौलपुर में स्थित है, बाड़ी का युद्ध 15 से 18, जिसमें इब्राहिम लोधी से संघर्ष होता है, लेकिन इब्राहिम लोधी स्वयं नहीं आता, वो अपने सेनापति भेजता है। संघर्ष के तहत राणा सांगा जो पहले ही इब्राहिम लोधी को पराजित कर चुका था, जिसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था, वह इस युद्ध में भी अदम्य साहस का प्रदर्शन करता है। और मित्रों, इस युद्ध में भी राणा सांगा को विजय मिलती है और मियां मक्खन हुसैन खां मारे जाते हैं। जैसा कि मैं युद्ध इस प्रकार लिखाता हूं, उसमें जो ऊपर लिखा होता है वही विजयी माना जाएगा। मित्रों, नेक्स्ट गागरोन का युद्ध 15 से 19। अब आप सोच सकते हैं कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी और दिल्ली के शासक को 2 बार पराजित किया। गागरोन का युद्ध होता है जी 15 से 19 में, जिसमें मालवा का शासक महमूद खिलजी द्वितीय। बताया जाता है घमासान संघर्ष के तहत राणा सांगा को विजय मिलती है। राणा सांगा महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लेता है और बंदी बना करके इसका कमरबंद व मुकुट छीन लेता है, तत्पश्चात इसको रिहा कर देता है। इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में राणा सांगा का प्रताप प्रसिद्ध हो चुका था, राणा सांगा की ख्याति फैल चुकी थी। एक हिंदू शासक, एक मजबूत हिंदू शासक के रूप में स्थापित हो चुका था। निश्चित रूप से उत्तर भारत की महान ताकत बन चुका था राणा सांगा। मित्रों, तभी एंट्री होती है भारत में बाबर की, और बाबर और राणा सांगा का जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष को बयाना का युद्ध व खानवा के युद्ध से नाम से जाना गया। इस संघर्ष के बारे में मैं आपको, चूंकि एक विस्तृत युद्ध है, बड़ा युद्ध है, इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से टाइम लेगा, इसलिए इस युद्ध के बारे में केवल स्पेशली बयाना और खानवा और राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष पर मैं आपसे अलग से चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मित्रों, अभी नेक्स्ट वीडियो शीघ्र ही डालने वाला हूं। मिलते हैं आपसे। नमस्कार मित्रों।